लिया जाता है, पता करते एग्जाम होता है। अच्छा ठीक है, चलो कर लेना। फोरकास्टिंग डिस्कस करना जरूरी है, चलिए ठीक है शुरू करें। फोरकास्टिंग क्या है आदर्श बता सकते हो? जस्ट टेल मी व्हाट इज फोरकास्टिंग और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड। बोलो, तुम इम्पोर्टेंट हो इसलिए सबसे पहले तुमसे पूछते हैं ना। आई नो दैट इम्पोर्टेंस ऑफ। चलो बताओ जरा फोरकास्टिंग क्या है। कुछ टर्म पढ़े हैं, सुने होंगे, उन सबसे बताइए उसके बेसिस से। व्हाट इज फोरकास्टिंग? पढ़े थे, याद नहीं है? अच्छा देख के बताओ तो जरा, बाकी लोग भी देख लेना जरा, देख के मुझे बताना। उतना टाइम नहीं दिए हैं, थोड़ा जल्दी देखो, जल्दी बता दो, 1 से 2 मिनट। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हम, ऑनलाइन क्लास में, है ना? किए थे डिस्कस। इसमें कम लोग थे लेकिन डिस्कस हुआ था। और कोई? रुपेश, 1-2 मिनट हो गया ना? एक मिनट तो हो ही चुका है। चलो बताओ, हो गया आदर्श, देख लिए ना? चलो बताओ, स्टैंड अप। व्हाट इज फोरकास्टिंग? बताओ फोरकास्टिंग क्या है। ये क्या एक्सप्रेशन है, नहीं समझ आता है मुझे। हाँ, वर्बल एक्सप्रेशन लीजिए ना जरा, बोल के बताइए क्या है। रुपेश बताइए जरा। आज बता दोगे ना? आज बता दोगे ना? हाँ बताओ। व्हाट इज फोरकास्टिंग? इतना रिसर्च किया नहीं पता चला? हाँ लिखिए, पढ़ो पढ़ो, वही पढ़ो, चलो कोई बात। This is referred as forecasting on the future of state. Forward. Process is referred as The process is referred. Which process is referred to as forecasting? वो इमेजिनरी है, हवा में है, दिख नहीं रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। What kind of process is that? तुम डेफिनेशन भी पढ़ देख के भी नहीं लिख सकते हो। तुमने बोला the process is referred as, which process is referred as forecasting? वो भी तो पहले लिखा हुआ होगा ना बुक में, कॉपी में भी लिखा होगा। और तुम लिखे, कॉपी में तुम लिखे ही नहीं हो, जहां से लिखे हो वहां देखो जरा। चलो देखो आप, इधर से कोई बता सकता है? बताओ। वेट देखते हैं। Ma'am, forecasting is the process of estimating the relevant events of future based on the analysis of present and past behavior. Present and past behavior. Past data भी क्यों नहीं है? हाँ तो पास्ट का ही लेते हैं। प्रेजेंट वर्ड आया इसलिए हम पूछे, प्रेजेंट एंड पास्ट यू सेड। इसलिए पूछा है प्रेजेंट की बात कहाँ से? प्रेजेंट में तो आप एनालिसिस कर रहे हैं, सभी का तो डेटा है नहीं, और जो डेटा आप रिकॉर्ड किए हैं दैट मींस वो इवेंट अगर हो चुका है तब आपके पास रिकॉर्ड है ना। जो हो रहा है अभी उसका तो रिकॉर्ड नहीं है। चलो ठीक है, बैठो, बताओ, देख लिए तुम? मिला? उस प्रोसेस को रेफर करने के पहले भी कुछ लिखा होगा, प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन। estimate of future condition हाँ, the estimate of future condition are made on a systematic basis.
I made on a systematic basis of what? कुछ भी, ये भी कुछ होगा। ठीक है, तो इसके पहले कुछ लिखा हुआ होगा, पढ़ लेना एक बार और पढ़ो। तुम बता रहे थे, बताओ। पढ़ो उसको। तुम लोग बैठ के बुक भी नहीं पढ़ते हो जब तक मतलब क्लास में सवाल नहीं पूछा जाए। बोलो। हाँ, आंसर बोलो, आंसर। नाम नहीं बोलना था। हम एग्जांपल दे। नो नो, define, just give definition of that, then example. एग्जाम में भी वही करिएगा, पहले डेफिनेशन लिखिएगा फिर एग्जाम्पल दीजिएगा। बताइए, आज बता दोगे तुम लोग? पास्ट एंड फ्यूचर दोनों तुम लोगे? वाह, यू आर सो टैलेंटेड। जब प्रेजेंट नहीं ले सकते तो फ्यूचर को कहाँ से ले लोगे तुम? और कौन है? क्या है नाम? क्या नाम है आपका? अंकित। रोल नंबर 4 16। नहीं, एक मिनट, डेफिनेशन बताओ तो जरा मुझे अंकित। फोरकास्टिंग क्या है? मैथमेटिकल टर्म समझ में नहीं आता है खुद से पढ़ के, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं समझ में आ सकता है, ऐसा हो सकता है। जो एक्सप्लेनेशन है वर्ड्स में लिखा हुआ है, लैंग्वेज है, वो कैसे नहीं आ रहा है? बोलो। नहीं पता? पढ़े भी नहीं हो? अभी पढ़ रहे थे ना? हाँ, तो देख रहे थे तो कुछ पता चला? देखो, देख के बताओ, बताओ देख के क्या है, बताओ, देख कर बताओ, एटलीस्ट पढ़ो तो, देखो है क्या, पढ़ना तो आए। I am not asking for examples. I want definition. हाँ, आ रहा है, चलो बताओ आदर्श। That's very good. हाँ, बिजनेस के पिछले ग्रोथ को, हाँ, फ्यूचर को एस्टिमेट किया जा सकता है। जैसे हमको पता है अगर कुछ 10 साल का डेटा हमारे पास गिवन है, इतना प्रोडक्शन हुआ, इतना सेल हुआ, तो उससे हम बता सकते हैं 2021 तक, मान लो 11 से लेकर 21 तक का डेटा हमारे पास है, तो 2022 में क्या प्रोडक्शन होना चाहिए। हाँ, तो अप्रोक्स हम वो बता सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, उसी को फोरकास्टिंग बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा यू आर प्रिडिक्टिंग द अकरेंस ऑफ फ्यूचर। ठीक है, ये 2022 के लिए भी किया जा सकता है, 2023 के लिए भी किया जा सकता है, 24, 25, इस तरह से कंसेक्यूटिवली हर साल के लिए कर सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा ईयर्स तक करोगे तो वो रिलायबल नहीं होगा। कुछ 1, 2 साल, 3 साल तक करते हो तो वो ज्यादा रिलायबल होगा, और उसका जो भी आप पास रिकॉर्ड ले रहे हैं, जो भी एस्टिमेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे, वो रिलेवेंट भी होगा, रिलायबल भी होगा, प्रिसाइज होगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फोरकास्ट कर दिए तो, क्योंकि सिचुएशन बदलता है हर साल, पता है, तो अगर हम फ्यूचर प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा 10 साल के बाद तक का डेटा अगर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट वो प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा रीजनेबल नहीं होगा, क्योंकि आप पिछले 10 के बेसिस पे अगले 10 साल का मतलब 20 साल का गैप ले रहे हैं, और बाकी सब कुछ बेस्ड है प्रिडिक्शन पे, जो कि ऑलरेडी हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो ज्यादा रिलायबल नहीं होगा। तो 2-3 साल का निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये बिजनेस का कर सकते हो, पेट्रोल का देख सकते हो कि अगर क्या कंजम्पशन है पर डे, पर मंथ का कंजम्पशन अगर आपको पता है, तो उसके बेसिस पे नेक्स्ट मंथ का कंजम्पशन क्या होगा किसी पर्टिकुलर सिटी में आप बता सकते हैं। कंट्री के लिए भी बता सकते हो, ईयर के लिए भी बता सकते हो, ये चीज बताया जा सकता है थोड़ा एस्टिमेट फोरकास्टिंग टेक्निक लगाकर। ठीक है, तो अब हम लोग कर क्या रहे थे, पास्ट डेटा के बेसिस पे फ्यूचर को एस्टिमेट करना फोरकास्टिंग होता है। जो वेदर फोरकास्टिंग होता है वो भी वही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना जो हर जगह बुक में नहीं रहता है, और
बहुत ज्यादा मैनेजमेंट के केस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन ये बहुत सही है। जब भी आपको अगर रिकॉर्ड लेना है और आप चाहते हैं बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो, हमारा जो भी एस्टिमेट हो, जो प्रिडिक्शन हो, फोरकास्टिंग हो, वो रिलायबल हो, देन आपको लास्ट 30 इयर्स का ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए। लास्ट 30 इयर्स, 30 मंथ, 30 वीक, ठीक है, कम से कम 30 लेना चाहिए। अगर ये लेते हैं तो जो भी प्रिडिक्शन होगा उसकी रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। लेकिन अगर 30 से कम लेते हो कुछ भी, तो फिर हमेशा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने इतना कम ऑब्जर्वेशन क्यों लिया, आप लास्ट 10 साल के बेसिस पे ही क्यों बता रहे हैं। बताया जा सकता है, लेकिन वो ज्यादा रिलायबल साइंटिफिक वे में नहीं माना जाए। प्रैक्टिकली वो हो सकता है सही हो सकता है रिजनेबल हो, बट साइंटिफिकली वो सही नहीं होगा। ठीक है, वो क्या समझ में आ गया फोरकास्टिंग क्या है? बैठो 30 years कब चलेगा? बैठो बैठो 30 अगर डेज वाइज कंसीडर कर रहा हो तो 30 डेज लेके चलो, फिर नेक्स्ट 31 डेज। लास्ट एक चीज ध्यान रखना, जब ईयर तुम देख रहे हो तो तुम प्रिडिक्शन भी ईयर वाइज करोगे। मंथ अगर देख रहे हो तो प्रिडिक्शन भी मंथ वाइज करोगे। मान लो अगर लास्ट 30 मंथ का पेट्रोल का कंजम्पशन देख रहे हैं तो आप अप्रैल का, मई, जून इस तरह का कर सकते हो, बट लास्ट 30 मंथ लो तो नेक्स्ट मंथ का काउंट करोगे। लास्ट 30 डेज काउंट करोगे अगर ऑब्जर्व करते हो तो नेक्स्ट 1 डे, 2 डे, 3 डे इसका देखोगे। समझ आ गया ना? ईयर का काउंट कर रहे हैं तो आप ईयर का प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये चीज फोरकास्टिंग तो यही है। लास्ट रिकॉर्ड, अब इसके बेसिस पे कभी कभी एक चीज ये भी देखना, पढ़ना हो शायद आगे आपको, अभी तक पढ़े हैं या नहीं मुझे नहीं पता। एक्स का कोई वैल्यू है लास्ट 10 इयर्स, मान लो 2010 का कोई डेटा है, 2011 का डेटा है, 2012 का डेटा है, इस तरह से आपके पास ईयर वाइज डेटा होगा जिसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है इसमें। अब इसका वैल्यू मतलब इसका सेल 600 लीटर्स कुछ हो सकता है, 600,000 लीटर्स ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसी तरह मान लो 500 है, 450 है, इस तरह से वैल्यूज दिया हुआ है। अब इसके बेसिस पे नेक्स्ट ईयर का प्रिडिक्शन, और ये प्रिडिक्शन करने का कुछ पर्टिकुलर मेथड है और ये मैथमेटिकल मेथड है जिसके बारे में अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बस ये जान रहे हैं क्या करना होता है हमें और ये प्रोसेस क्या है। ठीक है, समझ आ गया? यही हम कर रहे हैं फोरकास्टिंग में। अब देखो इसके फोरकास्टिंग के कुछ स्टेप्स है, देखिए क्या क्या है स्टेप्स इन फोरकास्टिंग, है ना? बताओ ना क्या है। Understanding why changes in the past have occurred. देखो फोरकास्टिंग जब भी करना हो तो उसके लिए 5-6 स्टेप बताया गया है। पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग Why changes? चलो इसको लिखना जरूरी है, लिखो अंडरस्टैंडिंग व्हाई चेंजेस हैव अकर्ड। अब देखो सिंपल सी बात है, किसी भी कंपनी का हर ईयर का सेल क्या एक जैसा होगा? 2010 में भी वही सेल हुआ हो, 11 में भी वही हुआ हो, 12 में भी वही हुआ हो, ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो तो फिर तो ना ग्रोथ हो ना डेटोरिएशन हो, कुछ नहीं होगा, जैसा चल रहा है सब कौन से चलता जाएगा, यही होगा ना? ऐसा तो होता नहीं है। तो ये जो चेंज आया है, मतलब किसी साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ हो, किसी साल कम प्रॉफिट हुआ हो, तो ये प्रॉफिट कम या ज्यादा होने का क्या रीजन रहा होगा, क्या फैक्टर्स था जो उसको अफेक्ट कर रहा है, ये समझना पहला स्टेप है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द रीजन व्हाई चेंजेस हैव अकर्ड। दूसरा स्टेप देखो क्या है, विच फेज। अब यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है, आपको ये तो दिख गया कि चेंज अकर हो रहा है, और चेंज क्यों अकर हो रहा है ये रीजन आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे केस में ये दिख रहा है जो आपको प्रिडिक्शन करना है या फिर जो चेंजेस हुआ है, दोनों चीजें यहाँ देखना होता है, उसमें कौन सा फेज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी ईयर को देखो, ईयर को 4 क्वार्टर्स में बांट दो, क्वार्टर्स में बांटोगे क्या क्या आ जाएगा, 3 मंथ का आ जाएगा एक आपका क्वार्टर। अब उसमें क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिए उस 3 मंथ के फर्स्ट क्वार्टर में क्या सेल रहा हो। कभी कभी ईयर वाइज नहीं लेता है, मंथली लेते हैं, कभी कभी क्वार्टरली भी ले सकते हैं। तो अब क्वार्टर वाइज देखोगे तो किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में किसी पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट का ज्यादा सेल होता है, ऐसा देखिए हो।
समर विंटर में समर विंटर वही डिवाइड कर दीजिए, तो आपको दिखेगा किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल ज्यादा दिखेगा, किसी का कम दिखेगा। तो आप ये भी एक फैक्टर है, तो इसको भी समझना होता है, और इसका सिस्टमेटिक वे कुछ होता है वो भी समझना होता है यहाँ, ठीक है ना। सो डिटरमाइनिंग विच which phase of the business activity must be measured। अब एक चीज ये भी देखना, कभी कभी क्या होता है कि मैंने एक टर्म बताया था क्वार्टर डेविएशन, तो डिफरेंट क्वार्टर्स में डिवाइड कर रहे थे। उसमें मैंने बताया था आपको कि अगर ये ग्राफ है तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, 4 क्वार्टर्स में। फर्स्ट क्वार्टर ये सेक्शन, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, जिसमें लास्ट का 2 क्वार्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर हम बिजनेस ग्रोथ देख रहे हैं तो ग्रोथ और बिजनेस मेजर करना है तो मैक्सिमम ग्रोथ इसमें हुआ है, तो यही इंटरवल हमारी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज Q1 एंड दिस इज Q3, ये इंपॉर्टेंट है। तो यही पे यहाँ पे ये भी देखना है कि आपको कौन सा फेज है वो बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि बहुत ज्यादा, जैसे इनिशियल स्टेज पे हो सकता है कम सेल दिख रहा हो आपको, तो ये हो सकता है आप इग्नोर कर दें, इसका कंसिडरेशन ना रखें, 2-4-10 साल ऐसा रहा हो, सपोज उसको हटा दो, इग्नोर कर दो। उसके बाद जो इंक्रीजिंग फेज था उसको स्टडी करना, सिर्फ यही कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट करो, नेक्स्ट क्या है, selecting and compiling data to be used as measuring methods। हाँ, सेलेक्टिंग एंड कंपाइलिंग डेटा। कभी कभी हाँ, सेलेक्टिंग डेटा में तो आप वही कर लो, कैसे कैसे पढ़ना है, मतलब मंथली अगर मंथ वाइज डेटा कलेक्शन करना है ये देखो, ईयर वाइज डेटा कलेक्शन करना है वो देखो, क्वार्टरली करना है ये देखो, वीकली करना है वो देखो, जो भी है उसके हिसाब से देखिए। कंपाइलेशन में क्या क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होगा जब डेटा आप कलेक्ट करेंगे तो कभी कभी किसी किसी ईयर का डेटा मिसिंग दिखेगा, ऐसा भी होता है। तो उसके लिए एक वर्ड आता है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन ये सब बस नोट करके साइड में लिखना, टर्म तो आपके पास लिखा हुआ। इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन जो है वो एक टेक्निक है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, अगर कुछ डेटा, जैसे मान लो ये डेटा हमें पता था, ये डेटा हमें पता है, मान लो ये डेटा हमें नहीं पता, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये डेटा है और ये डेटा मत, जैसे कोई फाइल गुम हो गया या फिर कुछ हो गया ऐसा जिसकी वजह से ये डेटा हमारे पास नहीं मिल पाता है। अब क्या होगा, इन दोनों डेटा के हेल्प से इस मिडिल डेटा को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मतलब या तो एवरेज ले लेंगे या तो इसका कुछ भी और मॉडिफिकेशन, बहुत सारा तरीका है जिसके हेल्प से इसका यूज करके आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, और भी डेटा आपके पास मिलेगा, और इसके पहले का भी हो सकता है डेटा हो, इसके बाद का भी पूरा डेटा है, बस ये एक डेटा मिसिंग है, तो उसको फाइंड करने के लिए इंटरपोलेशन टेक्निक का हेल्प लिया जाता है, और इस इंटरपोलेशन टेक्निक से इस गैप को पहले फिल किया जाता है। तो ये भी कंपाइलेशन का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद प्रिडिक्शन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें बस आपको लैंग्वेज में वही पढ़ना लिखना जो भी है वही करना, बट समझ लो क्या कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप, एनालिसिस ऑफ डेटा। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ डेटा। अब यहाँ पे तो डेटा कलेक्शन, जिस ईयर का, जैसे कि अगर मंथ का दे रहे हैं तो वो मंथ में कैलकुलेट करना है, तो उसको लैंग्वेज में कैसे, मंथ, इसको लैंग्वेज में ईयर वाइज डेटा कलेक्शन क्या लिखते, क्या वैल्यू हो ये बताओ पहले, लिखिए क्या होता है। सेलेक्टिंग और कंपाइलिंग में आपने बोला ना, सेलेक्टिंग मतलब इसका अगर मंथ का कंसीडर कर रहे हो तो आप मंथ में कंपेयर, हाँ, तो उसको कैसे लैंग्वेज लैंग्वेज में लिखो, if the given data is for years, comma, for quarters, for years, comma, for quarters, comma, for month, comma, for month, comma, for week, then the forecasting is done for the year
फॉर द नेक्स्ट ईयर कर दो, फॉर द नेक्स्ट ईयर कॉमा क्वार्टर कॉमा जो भी था लिखे थे क्या, मंथ वीक एक्सेट्रा, रिस्पेक्टिवली कर देना, रिस्पेक्टिवली मतलब ईयर फॉर ईयर हो जाएगा, क्वार्टर फॉर क्वार्टर हो जाएगा, मंथ फॉर मंथ हो जाएगा, वीक फॉर वीक हो जाएगा। लास्ट में लिख लो, इसे डाल दो, उसी को बस लिख दो, रिस्पेक्टिवली कर दो। डेज के लिए एस्टिमेशन नहीं करता, फोरकास्टिंग नहीं किया जाता इतना। बिजनेस फोरकास्टिंग में तुम लोग को इस्तेमाल करना है, हर दिन का बिजनेस कौन फोरकास्ट करेगा, रोज फोरकास्टिंग करते रह जाओ। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ डेटा। सो एनालिसिस ऑफ डेटा के लिए बहुत सारा मेथड होता है जिसपे डेटा को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो इस पार्ट को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, दिस इज कंप्लीटली मैथमेटिकल पार्ट। नेक्स्ट खत्म, ओके अब क्या बचा, हाँ ये पढ़ो। अब देखो, गुड फोरकास्टिंग सिस्टम किसको बोला जाएगा, मतलब गुड फोरकास्टर, आप फोरकास्ट कर रहे हैं अगर कि इस साल इतना सेल होगा और बोल रहे हो तुम 500 सेल होगा और हो जाए 1000, तो पता चला तुम्हारा फोरकास्टिंग किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसलिए फोरकास्टिंग अच्छा कब माना जाएगा, ये देखो, इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखा है, लिखिए क्या है। ये पॉइंट वाइज ही लिखना है ना। इट मस्ट इन्वॉल्व the managers whose decisions are affected। अच्छा ये तो तुम लोग लिख ही लोगे ना। अब एक चीज बताओ, कुछ प्रोडक्शन करना है और आपको पता है पहले से कि क्या प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स होने वाला है, किस मंथ में, जैसे मान लो कुछ ऐसा रॉ मटेरियल्स की बात करें जो किसी पर्टिकुलर सीजन में मिलता हो, ठीक है, और किसी और सीजन में आप ला रहे हैं, तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा, मिलने में प्रॉब्लम होगी, रॉ मटेरियल मिलेगा भी नहीं जल्दी, पहले तो कॉस्ट का प्रॉब्लम तो बाद में आएगा, पहले तो मिलेगा ही नहीं, मिलने का ही प्रॉब्लम है, उसके बाद कॉस्ट का प्रॉब्लम होगा और भी बहुत ज्यादा इशू होगा। तो जब जिस फील्ड का काम कर रहे हैं तो उस फील्ड के मैनेजर से आपको कहीं ना कहीं हेल्प लेना पड़ेगा, जो वो फैक्टर्स बता सकता है जिसके बेसिस पे आप सारा डिसीजन करने वाले हैं। जो सेकंड फेज था ना, क्या क्या रीजंस है, पहले तो शुरुआत में ही आ जाओ, अंडरस्टैंडिंग फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहा है। दूसरा, कंपाइलेशन में हेल्प करेगा, वो बहुत सारा मिसिंग डेटा को है उसको भी कंपाइल करने का में हेल्प करने वाला है, इंटरपोलेशन या फिर एक्स्ट्रापोलेशन के हेल्प से। एक्स्ट्रापोलेशन बहुत कम होगा, एक्स्ट्रापोलेशन नहीं होगा इसमें, बट एक्स्ट्रापोलेशन भी होता है। नेक्स्ट करो, इंडिविजुअल फोरकास्ट, ग्रुप फोरकास्ट हैव टू स्पेशली रिलेवेंट टू द डिस्क्राइबिंग डेटा। अब इसको, इस चीज को समझने के लिए सिंपल सा काम है, इंडिविजुअल डेटा। अब देखो यहाँ पे फोरकास्टिंग करने का एक चीज तो बहुत सिंपल सा टर्म समझ लीजिए, एक कोई एक दिन का 2 दिन का कहानी तो है नहीं। शुरू कहाँ से होगा, पूरा प्रीवियस डेटा कलेक्ट करिए, डेटा जैसे भी कलेक्ट करते हैं आप मार्केट में जाके कलेक्ट करो, आपको एक जगह सेकेंडरी डेटा मिल जाए या फिर जो कुछ भी है, पहले तो आपको डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, और जो डेटा कलेक्ट करता है उस पर्सन को ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा उस फील्ड के बारे में, जो कि आपको सेकेंडरी डेटा मिल जाता है तब। अगर तुमको मान लो सारा डेटा कंप्यूटर में एक्सेल फाइल में लिखा हुआ मिल गया, ठीक है, अब तुमको पता चलेगा इंडिविजुअल जो पर्सन डेटा कलेक्ट कर रहा था, तो जो गलत इंफॉर्मेशन लिया गया या फिर जो भी एरर्स उसको दिखा होगा, क्या ये तुमको पता चलेगा, नहीं चलेगा, और आप उसको कंसिडर करेंगे, नहीं करेंगे। आप तो पूरी तरह 100% एकदम श्योर लेके चलेंगे कि जो डेटा हमारे पास है, जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% करेक्ट है, जबकि वो 100% करेक्ट हो या नहीं हो ये नहीं बोला जा सकता। बहुत सारे केसेस में आप बोल सकते हैं जो रजिस्टर्ड है, जैसे मान लो हम बर्थ रजिस्ट्रेशन की ही बात करते हैं, तो हर बर्थ रजिस्टर्ड तो नहीं होता है, हर सेल रजिस्टर्ड ही नहीं होता है,
आपने डिस्ट्रीब्यूटर और वो क्या बोलते हैं सेल्स रिटेल के पास, आप होलसेल सेलर को दे रहे हो कहीं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हो, वो रिटेल में दे रहा है, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो खराब हो चुका है, लेकिन आप ये अगर एज्यूम करते हैं कि आपने जो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया वो सारा का सारा प्रोडक्ट सेल हो गया, उसको सेल मान सकते हो, मान लोगे, तो क्या होगा, जो एक्चुअल सेल है क्या वो एक्चुअल सेल नहीं है ना, कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा जो खराब हुआ हो, जो एक्सपायर कर गया हो, जो टूट गया हो, कुछ भी हो गया हो, जो उस सेल में कन्वर्ट नहीं हुआ हो, ऐसा हो सकता है। तो अब आपको डेटा जो मिला वो पूरी तरह वैसा डेटा तो नहीं होगा जो कि एक्चुअल डेटा है, नहीं होगा। तो यहाँ पे एक टर्म, एक एरर फैक्टर हम लोग हमेशा स्टडी करते हैं, जिससे ये हमें पता चल जाता है कि हम जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो किस हद तक सही हो सकता है, कितना हम उसमें रिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोरकास्टिंग कर रहा है, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, देखो कभी भी जो डिसीजन हम फोरकास्टिंग और बिजनेस की बात करते हैं, यहाँ दो टर्म हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। पहले, आप जिस फील्ड का फोरकास्टिंग कर रहे हैं आप उसके एक्सपर्ट होइए। आप अगर मार्केटिंग एनालिसिस कर रहे हैं, पूरे मार्केट के एक्सपर्ट होइए आप। दूसरा, जो भी टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि स्टैटिस्टिकल टूल है, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएशन, जो भी निकालते हो, कोरिलेशन, रिग्रेशन, जो भी पढ़ते हो, उस टूल का एक्सपर्ट होना है। ये दो चीज अगर हो जाता है तो आपका प्रिडिक्शन सही होगा, क्योंकि जिस टूल को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो टूल कंप्लीटली साइंटिफिक है, लेकिन वो मैथमेटिकल टर्म है, साइंटिफिक है, लेकिन बहुत सारा ऐसा टर्म होगा जो प्रैक्टिकल में टोटली क्या कहा जाए, टोटली साइंटिफिक है ही नहीं, पूरी तरह वो साइंटिफिक नहीं है। आप उसमें और भी फैक्टर्स है जो आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो आपको खुद मार्केट का एक्सपर्ट होना पड़ेगा और दूसरा टूल का एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना है। मतलब जो फोरकास्टर है वो, उसका एक्सपीरियंस, उसका वो टर्म आता है जो इंडिविजुअल हम देख रहे हैं वो, और जो भी जिस फील्ड का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जहां फोरकास्टिंग हमें करना है, जिस फील्ड में अप्लाई करना है वो टर्म, मतलब मैनेजर्स और इंडिविजुअल दोनों का हमें रिस्पॉन्स चाहिए और दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब हमारा जो रिजल्ट होगा, जो भी स्टडी होगा वो रिलायबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द फोरकास्टिंग मस्ट नॉट क्लेम टू मच वैलिडिटी और ऑथोरिटी। ये पहले ही बता चुके हैं। कभी भी जो भी फोरकास्टिंग कर रहे हो तुम, कभी ये नहीं बोल सकते हो ये 100% यही होगा, क्योंकि हमेशा देयर इज अ चांस ऑफ एरर, और एरर नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई फोरकास्टिंग ही नहीं है जिसमें 100% श्योरिटी दिया जाए। ठीक है, 100% श्योरिटी कभी मिलेगा नहीं, तो वैलिडिटी हमेशा उसकी खतरे में ही रहने वाली है। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन ऑफ द वेरियस प्रोबेबल एरर्स। वही चीज है, जब आप एरर होगा तो उस एरर के हिसाब से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंपैसनेट करेंगे। एक टर्म हमने पढ़ा था रिग्रेशन एनालिसिस, याद है? उस रिग्रेशन एनालिसिस में हमने पढ़ा था जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स डिटरमाइन करते हैं, उसमें एक टर्म आता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसके लिए मैंने बताया था द एरर, द स्क्वायर ऑफ द एरर इज मिनिमम। यही था ना, लीस्ट स्क्वायर एरर का मतलब यही था, द स्क्वायर ऑफ द एरर इज मिनिमम। अगर आप ये करते हैं तो ही आपका जो एस्टिमेट आएगा वो उस तरह का आता है और वही रिलायबल होगा। मतलब वो रिग्रेशन एस्टिमेट हो, कोरिलेशन एस्टिमेट हो, कभी भी करोगे तो हमेशा क्या करोगे, रिग्रेशन इस्तेमाल होता है यहाँ पे, कोरिलेशन इस्तेमाल नहीं होता। जब भी फोरकास्टिंग किया जाता है तो रिग्रेशन टर्म इस्तेमाल होता है, ये भी ध्यान देना। हालांकि ये फोरकास्टिंग जो तुम लोगों को पढ़ना है जो लो लेवल पे, उसमें उतना ज्यादा रिग्रेशन भी नहीं आता। बट रिग्रेशन में क्या होगा, रिग्रेशन में एक टर्म याद है ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, और y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स जो है, यहाँ पे x वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पर तुम प्रेडिक्शन कर रहे हो, उसका कर रहे हो, तो ये इसी पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट में अब इसमें कुछ ना कुछ आपने ये कहा और हो सकता है कुछ और एरर भी हो उसमें, इसी एरर को मिनिमाइज हम करते हैं। ये एरर इधर आ जाएगा, y माइनस a माइनस बी एक्स, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर जो हम लोग करते हैं, यही आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड है जो कि हम लोग कराए हैं। वही चीज यहाँ भी होता है, एरर को मिनिमाइज करना है तो प्रोबेबल एरर कुछ कुछ हम लोग लेके चलते हैं। 10% एरर हो सकता है हमारे स्टडी में, 5% हो सकता है, 1% हो सकता है, जो मैंने एस्टिमेशन में भी बताया था। क्योंकि अगर एरर है, 100% श्योरिटी किसी भी चीज की नहीं है, सो देयर मस्ट बी सम एरर।
और जो एरर है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10%, मिनिमम 1%। 100% श्योरिटी नहीं है, कभी भी प्रिडिक्शन कर रहे हो 100% श्योरिटी नहीं हो सकता है। इररिलेवेंट हो सकता है, बट हाँ ले सकते हैं हम लोग इधर। जितना ज्यादा एरर लोगे उतना कम रिलायबल है तुम्हारा स्टडी। लेकिन बहुत ऐसा चांसेस है जहाँ पे एरर ज्यादा होता है, जहाँ वेरिएशन ज्यादा है, जैसे स्टॉक मार्केट वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो आपके पास मजबूरी है, आप कोई ऑप्शन नहीं ले सकते। ले सकते हो कितना % फ्लक्चुएशन होगा बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट तुम बता दो और 1% एरर हो उसमें, इसके चांसेस बहुत कम होंगे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट मस्ट एटलीस्ट नो द हाउ बैडली थिंग्स कुड गो रॉन्ग इफ ऑल द गेसेस। चलो सिंपल सी बात है, सब आपका गेस जो भी किए, सब फोरकास्टिंग किए, इन सब में जो भी डिसीजन लिया गया ऐसा सब कुछ नहीं होगा, तब आप क्या कर सकते हो, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये तो वही बात है, ये बस आपको डराने के लिए था। ये सब है। देखो हाँ, एक चीज नीचे देख लीजिएगा, वो शायद बुक में है, फोरकास्टिंग का क्या क्या टेक्निक है, बस नाम जान लो, पढ़ना नहीं है इन सबको अभी। एक मेथड, इसमें तो सब रिग्रेशन कर देना, रिग्रेशन एनालिसिस की थी ना, वही बता देंगे। अब पहले देख लो, हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड, ये तो बहुत पुराना मेथड है। फील्ड सर्वे और ओपिनियन कॉल, जैसे ये आता है ना, कौन जीतेगा, चुनाव आ रहा है तो ये होगा तो वो होगा, आप किसको वोट देंगे, एग्जिट पोल जो निकालता है जो भी वो। बिजनेस बैरोमीटर, बिजनेस का ट्रेंड क्या चल रहा है, एक्स्ट्रापोलेशन, इंटरपोलेशन जस्ट अभी बताए ना। तो इंटरपोलेशन के बाद अगर इस डेटा, यहाँ तक का डेटा है और 2013 का फोरकास्टिंग बोल दिया, तो ये एक्स्ट्रापोलेशन हो गया, लिमिट एक्सीड कर गया तो, और उससे पहले की बात कर रहा है तो वही इंटरपोलेशन हो गया। 2012 तक का डेटा दिया हुआ है और तुमको 2013 का डेटा डिलीट हो गया, तो अगर ये निकालना है देन दैट इज एक्स्ट्रापोलेशन। और अगर 2012 तक का डेटा गिवन है और आप 2011 का डेटा निकाल रहे हैं देन दैट इज इंटरपोलेशन। दोनों यहाँ होना चाहिए था, एक ही लिखा है, ये भी a kind of misprint or what। रिग्रेशन एनालिसिस पता है, इकोनोमेट्रिक मॉडल, लीड लैग एनालिसिस, ये सब पढ़ना नहीं है आप लोगों को, टाइम सीरीज थोड़ा पढ़ना है। ये सब मेथड तुमको पढ़ना ही नहीं है सिलेबस में, सिर्फ टाइम सीरीज पढ़ना है। रिग्रेशन एनालिसिस तो पढ़ भी चुके हैं। हाँ, रिग्रेशन है, बस उसमें ये कर दिया गया, जो शुरुआत का एग्जांपल याद है, इनकम ऑफ अ पर्सन किस पे डिपेंड करता है, चलो एक्सपेंडिचर ही बोल देते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस होल्ड किस पे डिपेंड करता है, नहीं इनकम पे। इनकम पे एकदम बुद्धू जैसा क्यों बोल रहे हो, उसको फैक्टर्स में डिवाइड करो ना। इनकम पे ओ कोरिलेशन के लिए ठीक है। हाँ, पहले तो नंबर ऑफ फैमिली इन हाउस होल्ड, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 2 लोग हैं, उस पर भी खर्च डिपेंड करेगा। तो ना पहला फैक्टर क्या हुआ, मान लो x1 है, ठीक है, लिख सकते हैं a प्लस b, मान लो लिख लेते हैं x1 इज द नंबर ऑफ फैमिली इन हाउस होल्ड, प्लस 3x2 लिख देते हैं, या फिर b1 कर देते हैं, इसको b2 कर देते हैं, ठीक है। x2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लस b3 x3, और क्या होगा, हाँ ओल्ड एज, मेडिकल एक्सपेंसिव क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन हो, क्या बोला जाए, हेल्थ एजुकेशन, ये भी डाल सकते हैं,
ये तो नंबर ऑफ फैमिली आ ही गया बुद्धूराम, वो इसमें काउंट नहीं हुआ नंबर ऑफ फैमिली इन अ हाउस होल्ड। 10 लोग है, 20 लोग है, 50 लोग है, 50 लोग मेल है फीमेल है, क्या करूं, 50 लोग ही है ना। एजुकेशन उसमें आएगा और भी बहुत सारा फैक्टर इंक्लूड होगा, हेल्थ एजुकेशन ऐसे ही डाल दो बस। अब इन सब के बेसिस पे एक्सपेंडिचर डिटरमाइन कर रहे हैं। फैमिली में तो लेडीज तो पार्लर है, तो एक्सपेंडिचर कुछ ना कुछ दिमाग लगा दो अपना, अब यही दिमाग लगाते रहो। तीन चार फैक्टर डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ पर्सन, एजुकेशन, एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वेल्थ, या फिर सॉरी एग्जिस्टिंग वेल्थ एक डाल दो, फिर हो जाएगा हेल्थ कंडीशन, हेल्थ एक्सपेंडिचर डाल दीजिए, फिर डाल दीजिए एजुकेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, रेंट प्लस मिसलेनियस डाल दो एक, उसके बाद इन सब में एक एरर फैक्टर डाल दो, हो गया। तो ये रिग्रेशन का मॉडल आ जाएगा। चलो उसके बाद टाइम सीरीज और क्या करना है, और कुछ तो नहीं है इसमें अब। और कोई ऐसा टॉपिक जो रिवाइज करना है, कोई ऐसा टॉपिक जो रिवाइज करना है तो बताइए, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, मुझे बता दो कंफर्म करके क्या है। मतलब जितने भी सारे स्टैंडर्ड तो मुझे लगता है वेरिएशन जो है वो सारे ऑब्जर्वेशन के इसमें वेरिएशन करते हैं कि जो सेंट्रल टेंडेंसी आता है वो सेंट्रल टेंडेंसी सारे ऑब्जर्वेशन से डिफर करता है। कौन सा होता है? फिर से बोलो क्या बोल रही हैं। मतलब मैम वेरिएशन में सारे ऑब्जर्वेशन जो है तो वो सारे ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से कितने वेरिएट करते हैं ये देखते हैं। नहीं, कि ये सेंट्रल पॉइंट से सारे ऑब्जर्वेशन कितना है, सेंट्रल पॉइंट पूरे ऑब्जर्वेशन का, हाँ दैट इज एवरेज, मीन मीडियन मोड जो लिखते हो। सिंपल xi एक ऑब्जर्वेशन है और x बार जो है वो एवरेज है, सो द डिफरेंस हम ये लेते हैं और इसी का स्क्वायर जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो इसी पे बेस्ड होता है। सो डेविएशन किससे लिया गया, दिस इज द एवरेज पॉइंट, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, इस सेंट्रल पॉइंट से आप ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस ले रहे हैं, दैट मींस ऑल द ऑब्जर्वेशन जो है वो कितना डेविएटेड है फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, ये निकाला जाता है, यही डेविएशन। डेविएशन तो होगा ही ऑब्वियसली, सब अलग अलग ऑब्जर्वेशन है तो होगा, और सब एक दूसरे से डिफरेंट हो ये भी पॉसिबल है, लेकिन सब एक दूसरे से अगर डिफरेंस निकालोगी तो जरा सोचो कि क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, और आप डेविएशन निकाल रहे हैं, तो हर 50 बच्चे का एक बच्चे का डिफरेंस कितने से निकालिएगा, 49 से। अब 49 ऑब्जर्वेशन यहाँ दिख रहा है, नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए फिर से 49, नेक्स्ट 49, और ये कितनी बार आएगा, 50 बार, तो पता चलेगा कि कैलकुलेशन करते करते कब पहुंचोगे, आज दिन नहीं ना पहुंचेगी, सिंपल सी बात है, वही है। वैसे नहीं किया जाता, क्या करते हैं जो भी ऑब्जर्वेशन है वो सेंट्रल पॉइंट से कितना डेविएटेड है ये बताया जाता है डेविएशन, ठीक है, और जो भी सेंट्रल पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं सेंट्रल पॉइंट में तो हर ऑब्जर्वेशन का पार्टिसिपेशन आ ही चुका है, तो वो डेविएशन देगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और कुछ, वो जो सेंट्रल पॉइंट है उसमें मतलब सेंट्रल टेंडेंसी है तो उसमें मीन ही कंसीडर करना, हम लोग जब पढ़े थे सेंट्रल टेंडेंसी तो उसमें हमने पढ़ा था मीन मीडियन मोड में सबसे बेस्ट मेजर ऑफ जो सेंट्रल टेंडेंसी है दैट इज मीन, क्योंकि वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इट इज लीस्ट फ्लक्चुएटेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग,
उसके बाद क्या था, इसमें एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं होते हैं, जो मीडियन और मोड में होता है, इजी टू कैलकुलेट और अंडरस्टैंड वो भी है। इसमें एक दो चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला है फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से ये अफेक्टेड नहीं होता बहुत ज्यादा। दूसरा ये होता है कि एक्सट्रीम वैल्यूज पे ये बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज को नेग्लेक्ट नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है। और थर्ड इंपॉर्टेंट ये है कि ये बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन होता है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यही चीज उसका अपोजिट हो जाता है मीडियन और मोड में। मीडियन और मोड में है कि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपको याद है मॉडल क्लास एक होता था और उसी मॉडल क्लास के इर्द गिर्द मोड डिपेंड करता था। मीडियन भी मीडियन क्लास होता था, उसी के आसपास कहीं ना कहीं होता था। तो बाकी सारे फैक्टर्स का तो पार्टिसिपेशन हो ही नहीं रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है ना, इसलिए ये ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें सबका पार्टिसिपेशन होता है, जब आप एक्स वाई निकालते हैं तो उसमें सबका पार्टिसिपेशन होता है ना, ओवरऑल लेते हैं। मीडियन और मोड में ये नहीं लेते आप, क्योंकि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, 4-5 लोग, वही डोमिनेट कर जाएंगे, ये होता है। और उसमें ये नहीं है, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन मिल रहा है, फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से अफेक्टेड नहीं है। और एक था एक्सट्रीम वैल्यूज वाला टर्म भी आता है। बस इन तीनों की वजह से इसको सबसे बेस्ट लिया जाता है। और इसीलिए आप डेविएशन में ये ले सकते हैं। डेविएशन में तुम चाहो तो ये भी ले सकती हो, बट लेकिन तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा डेविएशन रिगार्डिंग मोड, डेविएशन रिगार्डिंग मीडियन, तो फिर आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। कभी कभी मीन निकालना मुश्किल होता है तो वो निकाला जा सकता है, लेकिन वो ज्यादा रिलायबल नहीं होगा, बट कभी कभी ये भी रिलायबल हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में। जैसे मैंने बताया था, प्रोडक्शन ऑफ किसी पर्टिकुलर साइज का प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, शर्ट साइज, बिहार और राजस्थान का कंपैरिजन कर लो। एग्जांपल तो मैंने दिया था, पता नहीं याददाश्त तुम लोग की है या नहीं, था ना। साइज ऑफ द शर्ट, अगर मान लो बिहार के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ के जो शर्ट का साइज होगा, क्योंकि पर्सन का हाइट वेट जो रहा है वो कम है एज कंपेयर टू राजस्थान, है या नहीं है, तो यहाँ पे ज्यादा किसी पर्टिकुलर साइज का प्रोडक्ट होगा, शर्ट जो ज्यादा सेल होता होगा, वहां पे कोई पर्टिकुलर साइज होगा वो ज्यादा सेल होता होगा। तो अगर आपको ये देखना है कि कौन सा साइज का प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है, मान लो ये पेन का ही ले लो एग्जांपल, ये पेन साइज का मार्कर ज्यादा सेल होता है मार्केट में, अब तुम इसे बड़ा साइज का पेन बनाते हो, इसे शॉर्ट बनाते हो, उसका सेल क्या होगा, कम ही होता होगा। कुछ लोगों को अगर पसंद है तो खरीदते होंगे, बहुत ज्यादा तो लोग तो नहीं खरीदते। तो वही चीज है, वहां पे आपको मोड लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोड क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली। तो मैक्सिमम सेल जो है वो इस पर्टिकुलर साइज के मार्कर का ही है, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एवरेज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट मैक्सिमम केस में होता है, कुछ कुछ केसेस है तो वो सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा। मैंने बताया था ये सब चीज, ये सब शुरुआत में बताया था। और शुरुआत में तुम लोग क्या क्या सुने और समझे ये मुझे नहीं पता, है ना। एग्जाम्पल ये दिए थे या नहीं दिए, पेन का साइज था हमारे शर्ट वाला नहीं याद है, फोर्ट वाला नहीं याद है, याद है, नहीं याद है, मार्कर था, दिए हो गए या फिर नहीं दी थी और नहीं पता। ठीक है, यही चीज है, देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना चाहोगे बता दो, या फिर जो होगा नेक्स्ट क्लास में फिर करिएगा। तो ऐसे नहीं हो, आप देख लेना क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओगे तब तो वो चीज डिस्कस करेंगे। अब हर प्रॉब्लम को तो नहीं सॉल्व किया जा सकता है, बट मैक्सिमम को तो किया जा सकता है।